उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात लक्ष्मीकांत वर्मा की 3 बेटियां होती हैं और तीनों की तीनों शुरू से ही पढ़ने में होशियार होती हैं। साल 2023 की बात है। बीपीएससी टीचर के लिए आवेदन करती हैं और तीनों ही सगी बहनों का एक साथ टीचर के लिए सिलेक्शन भी हो जाता है। जब सिलेक्शन होता है तो घर में खुशियों के एक तरह से गीत गाए जा रहे थे, लेकिन पिता लक्ष्मीकांत वर्मा कहते हैं अपनी सबसे छोटी वाली बेटी से, बेटा तुम तो कहती थी कि मुझे बड़े होकर डीएम बनना है, फिर तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो? तभी बेटी ने कहा कि पापा आप हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊं और यूपीएससी की तैयारी करूं और उसके बाद फिर मैं डीएम भी बन जाऊं। बेटी ने जैसे कहा, पिता ने बात वैसी ही मान ली और बेटियों को तीनों को विदा कर दिया जाता है। एक बेटी की नौकरी लगती है बिहार के पटना में, एक की लगती है समस्तीपुर में और तीसरी बेटी की नौकरी लगती है अररिया में। अच्छी खासी नौकरी कर रही थी। नौकरी करते करते वो सुबह जाना, शाम को वापस आना, और जब मौका मिलता था लगभग यूपीएससी तैयारी करने के लिए 7-8 घंटे लड़की तैयारी कर रही थी। एक दिन स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते ही उसका किसी ने मर्डर कर दिया। जब कत्ल होता है तो उस कत्ल की गूंज ना पूरे बिहार प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी फैल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बेटी जो डीएम बनना चाहती थी, आखिरकार उसका दुश्मन कौन क्यों बन गया, जबकि वो किसी से मतलब नहीं रखती थी, जबकि उसका कोई दोस्त नहीं था, जबकि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आज की इस कहानी से यही पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसका कत्ल क्यों होता है और कत्ल के पीछे की जो वजह थी वो वाकई अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली थी, लोगों को हैरान करने वाली थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला अररिया की। 3 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 9:20 के आसपास का वक्त हो रहा था। अररिया जनपद का एक थाना लगता है नरपतगंज, और नरपतगंज की एक जगह लगती है कन्हेली। कन्हेली के पास शिव मंदिर है और शिव मंदिर के पास ही बाइक पर 2 लड़के बैठे हुए थे काफी देर से, और इसी बीच में एक टीचर वहां पर आती हैं, और टीचर जैसे ही आ रही थी तो उस बाइक पर बैठे हुए एक लड़का रुकता है। रोकने के बाद मैडम को इशारा करता है। इशारा करने के बाद मैडम से कहता है कि मैडम आपसे कुछ बात करनी है। अभी इनकी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था, कुछ कहने वाले की स्थिति में थे कि उसने एक हथियार निकाला और उसके बाद एक के बाद एक 3 गोलियां मारता है टीचर को, और टीचर एकदम से जमीन पर गिर जाती है। लेकिन ये सब जो पास में खेतों में काम कर रहे थे, बहुत दूर से एक व्यक्ति की नजर पड़ जाती है। कुछ उसने ऐसे ही सीन देखा था और वो दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचता है। जाकर देखता क्या है कि जो टीचर है वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी और जो बाइक पर सवार थे वो वहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। अब उस व्यक्ति ने, जिसका नाम सुधीर यादव होता है, जो चश्मदीद होता है, वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है और आसपास जो खेतों की तरफ काम कर रहे थे उन लोगों को भी अपनी तरफ आवाज लगा रहा था कि देखो किसी ने मैडम शिवानी वर्मा को गोली मार दी है। इतना कहना था। ये आवाज अब कन्हेली तक पहुंच जाती है, खेतों तक पहुंच जाती है। जहां जहां तक ये चीख पुकार थी वहां तक आवाज पहुंच रही थी और लोग वहां दौड़ कर आ रहे थे। यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर उस मैडम का स्कूल होता है। खबर ये स्कूल तक पहुंच जाती है, पूरा स्टाफ आ जाता है, बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर आ जाते हैं कि आखिरकार उस टीचर को किसने गोली मारी। यहां से जब सबसे पहले उस किसान को पता चलता है तो किसान आसपास के लोगों की मदद से सदर हॉस्पिटल में उस मैडम को भर्ती कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये बच नहीं पाई, यानी कि ये मर चुकी हैं। आखिरकार अब जो मैडम है शिवानी वर्मा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाने लगती है। मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार शिवानी वर्मा की हत्या किसने की है, क्यों की है। शिवानी वर्मा की उम्र होती है लगभग 24 साल के आसपास। उनके पिता का नाम लक्ष्मीकांत वर्मा होता है, जो कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में। इनकी 3 बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम जूली, जिसकी उम्र 27 साल होती है। एक का नाम ज्योति होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। तीसरी बेटी शिवानी, जिसकी उम्र 24 साल होती है। एक बेटा आदित्य, उम्र 18 साल। एक बेटा अनुराग, जिसकी उम्र 16 साल। तीनों ही बहनें पढ़ने में होशियार होती हैं और उन्होंने बीपीएससी 2023 में आवेदन किया था टीचिंग के लिए, टीचर के लिए, और उनका सिलेक्शन हो जाता है। सबसे बड़ी वाली जो बेटी होती है पटना में सिलेक्शन होता है, दूसरे नंबर की बेटी का समस्तीपुर में सिलेक्शन होता है और तीसरी वाली बेटी का अररिया में सिलेक्शन हो जाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा मूलतः उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का एक शिवगढ़ लगता है, शिवगढ़ क्षेत्र का एक गांव लगता है पिंडोली, वो वहां के रहने वाले होते हैं, लेकिन बाराबंकी में रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं। बच्चों को ईमानदारी से पढ़ा रहे थे और बच्चे भी पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे थे। अब जैसे ही घर वालों को यह सूचना मिलती है कि तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है, तो परिवार के लोग रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है और मौके पर पहुंच जाते हैं। जो बड़ी बहन होती है, बड़ी बहन आने के बाद पुलिस वालों के सामने और मीडिया के सामने जो बात करती है, उस बात को सुनने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो जाती है। दरअसल बहन बताती है कि जिस विद्यालय में जहां ये पढ़ाने के लिए जाती हैं उसकी बहन, वहां पर एक रंजीत कुमार वर्मा नाम का शिक्षक है जो कि उस पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था। और जब वो शादी के लिए उसकी बहन शिवानी वर्मा तैयार नहीं होती है, तब रंजीत कुमार वर्मा उसकी पीछा करता था, उसकी आसपास धूल उड़ाने की कोशिश करता था, उसकी बहन को बेवजह परेशान करने की कोशिश करता था। इधर तो उसकी बहन ने मीडिया में आकर इंटरव्यू दिया, उधर पुलिस ने जाकर तत्काल प्रभाव से रंजीत कुमार वर्मा को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद
उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो ऐसी बातें कर रहा था, पुलिस ने सख्ती से पेश आई तो वह जैसे उसने पहली बार बात की थी रंजीत कुमार वर्मा ने, ठीक वो वैसी बात कर रहा था, लेकिन एक ही सवाल का एक ही जवाब दे रहा था। नाम फिर आता है, प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में था, प्रिंसिपल का भी नाम आता है, प्रिंसिपल से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन वहां से भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती। अब पुलिस के लिए बड़ा चुनौती बन जाता है। एक तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिक्षिका और उसकी हत्या हो जाती है बिहार के अररिया जिले के अंदर, तो पुलिस सीधा सीधा सरकार की तरफ से आदेश था और नई सरकार चुनी जाती है। सरकार ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए, अब चाहे कुछ भी हो। इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाता है और एसआईटी का गठन करने के साथ साथ नरपतगंज की पुलिस हो, फुलकाहा की पुलिस हो, घुरना की पुलिस हो या फारबिसगंज की पुलिस हो, ये पुलिस भी लग जाती है। 4 थानों की पुलिस थी, साथ ही डीआईयू की टीम लग जाती है, फॉरेंसिक टीम लग जाती है, सर्विलांस टीम लग जाती है। तमाम पुलिस फोर्स इसमें काम करना शुरू कर देती है। इस लड़की का जो घर था वो रेफरल रोड पर इसका घर होता है, कमरा किराए पे ले रखा था। वहां जाती है पुलिस और वहां जाने के जो बाद मकान मालिक होता है उससे भी पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को वहां से भी कुछ नहीं मिलता। आखिरकार जो शिक्षिका होती है उसके कमरे की जब तलाशी ली जाती है तो तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि उसके कमरे के अंदर बहुत सारी किताबें भरी हुई हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली किताबें। अब आखिरकार पुलिस ने जानने की कोशिश की तो लग रहा था देख के कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। परिवार के लोगों से पूछा जाता है तो परिवार के लोग कहते हैं कि बेटी सुबह लगभग 8:30 बजे विद्यालय निकलती थी, शाम 5 बजे वापस आया करती थी। उसके बाद उसको जितना भी समय मिलता था वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर रही थी ताकि यूपीएससी क्लियर करने के बाद वो डीएम बन सके, आईएएस ऑफिसर बन सके। लेकिन उसके साथ जो होता है वो वाकई भयानक होता है। हत्या क्यों की है पुलिस के लिए अभी तक कोई सबूत हासिल नहीं लग रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया, सीडीआर निकलवाई और सर्विलांस पे लगाने के बाद जब देखा तो कोई मतलब ही नहीं था किसी से बातचीत करने का, ना कोई आता था ना जाता था, ना किसी से ज्यादा बातचीत करती थी। उस सीडीआर से भी पुलिस को कोई मदद नहीं मिलती है। पुलिस आखिरकार परेशान हो जाती है। कई टीमें थी जो लगातार काम कर रही थी। अब जो घंटे थे वो ऐसा लग रहे थे कई दिनों में बीत गए। पुलिस एक एक घंटे को बड़ी गंभीरता से ले रही थी। आखिरकार पुलिस ने जो उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सीसीटीवी कैमरों को जब रडार पे लिया है, देखना शुरू किया है, कमरे को खंगाला जब शुरू किया जाता है तो बाइक पर 2 लड़के जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे उन दोनों लड़कों को देखा जाता है। उनके फोटो निकलवाए जाते हैं, निकलवाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हो सकता है कि ये शायद कातिल हों। इस तरह की बात थी। जब ये कहा जाता है तो वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होना शुरू हो जाता है। तभी किसी ने यानी कि मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि ये ऐसा लग रहा है जैसे इनमें से एक लड़का मोहम्मद मारूफ पुत्र ताहिर, थाना फारबिसगंज, रामपुर वार्ड नंबर 1 का निवासी है। पुलिस ने जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के लिए तो वो जैसे भूसे के ढेर में से कोई सुई को तलाश करना होता है, पुलिस वैसे ही काम कर रही थी। पुलिस को एक लीड मिली थी, पुलिस इस लीड को छोड़ना नहीं चाहती थी। आखिरकार पुलिस मोहम्मद मारूफ के पास जाती है और मोहम्मद मारूफ के पास जाने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। पुलिस सख्ती से पेश आ रही थी, पुलिस को ढील नहीं चाहती थी। जब पुलिस ने से सख्ती से पेश आना शुरू किया तब थोड़ी देर में टूट जाता है, कहता है कि साहब गोली तो मैं नहीं चलाई थी। बस इतना था। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिरकार तुमने गोली क्यों चलाई, तुम्हारे साथ कौन था? तो उसने कहा कि साहब मेरे साथ एक लड़का है जिसका नाम सोहेल है, उसके बाप का नाम फिरोज है, जो कि रेफरल फारबिसगंज का निवासी है। पुलिस ने सोहेल को भी गिरफ्तार किया और मारूफ को भी गिरफ्तार किया। पूछा कि तुमने गोली क्यों चलाई? वो कहते हैं कि साहब इस काम के लिए हमें 3 लाख रुपए मिले थे। 3 लाख रुपए किसने दिए? तब एक छोटू का नाम आता है और साथ ही एक नाम आता है राजू का। पुलिस फिर छोटू के पास जाती है, उसके बाद राजू के पास जाती है। छोटू राजू को भी हिरासत में ले लिया जाता है। फिर इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास 3 लाख रुपए कहां से आए और तुमने गोली क्यों चलाई, क्यों चलवाई? जब पुलिस ने उन दोनों से सख्ती से पूछा, उन्होंने कहा कि साहब हमें गोली चलाने के जो आदेश दिया था वो एक महिला है जिनका नाम है हुस्न आरा, जो कि फारबिसगंज की निवासी हैं। हुस्न आरा के नाम सुनने के बाद पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इस हुस्न आरा महिला का इस महिला शिक्षक से क्या लेना देना है, क्या बात है। तब पुलिस ने हुस्न आरा को भी हिरासत में ले लिया, उसे भी गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही हुस्न आरा को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है। तब वो कहती है कि उसका पति व्यापारी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, नाम उसका शाकिर है। शाकिर का एक महिला शिक्षिका के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। और जैसे ही महिला शिक्षिका का नाम बताती है तो पुलिस वाले एकदम सख्ते में आ जाती है। दरअसल जिसको मारा गया था वो महिला शिक्षिका थी ही नहीं, ये तो कोई और थी। पुलिस वाले अब ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार फिर शिवानी वर्मा की हत्या क्यों की? जब तुम्हारे पति का किसी दूसरी महिला शिक्षक के साथ अवैध संबंध है तो फिर ये शिक्षिका बीच में क्यों और कैसे आ गई? बस इतना था। अब शूटरों से फिर दोबारा से पूछताछ करनी शुरू कर दी जाती है। शूटरों को बताया जाता है कि एक कन्हेली शिव मंदिर एक रास्ता है, उस रास्ते से महिला शिक्षिका गुजरती है। उसकी जो स्कूटी का रंग है वो कुछ ऐसा है, उसके हेलमेट का रंग कुछ ऐसा है, कपड़े वो ऐसे पहनती है, चेहरे को इस तरह से ढक लेती है। सुबह इस टाइम वो आती है और इस टाइम से वो शाम को वापस जाती है।
वो लड़के पहले से ही शिव मंदिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, जो शूटर होते हैं, और खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस दिन जिस शिक्षिका की हत्या करनी थी, वो शिक्षिका उस दिन नहीं आई। इस रास्ते पर एक नहीं बल्कि दो शिक्षिकाएं आती और जाती थीं। दोनों, एक शिक्षिका होती है जो कि प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर में जॉब होती है, और इनकी कन्हेली में जॉब होती है। दोनों के अलग अलग विद्यालय होते हैं, लेकिन रास्ते एक थे। और इत्तेफाक की बात यह थी कि दोनों के हेलमेट भी एक जैसे थे। और इससे भी बड़ी इत्तेफाक की बात यह थी कि दोनों की स्कूटी का कलर भी एक जैसा था। और इससे भी बड़ी इत्तेफाक की बात यह थी कि दोनों अपने चेहरे को बिल्कुल ठीक वैसे ही कवर करते थे जैसे कि दोनों एक दूसरे के कवर करते हैं। अब इस बात पर ये हैरान थे, इन शूटरों को लग रहा था कि जिसको मारने के लिए कहा गया वो सामने से आ चुकी है। लेकिन इत्तेफाक नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि उसके नसीब में मरना नहीं था उस शिक्षिका के। जिस दिन ये 3 दिसंबर 2025 को मारने की बात तय हुई थी, उस दिन उस शिक्षिका की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसने सोचा वैसे भी दिसंबर का महीना निकल ही रहा है, CL यानी कि कैजुअल लीव जो होती है, आकस्मिक अवकाश जो होता है, अवकाश लेने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना आज अपनी छुट्टी का इस्तेमाल कर लिया जाए। और वो 3 दिसंबर 2025 को अचानक से छुट्टी ले लेती है और वो विद्यालय नहीं जाती। अब वो विद्यालय नहीं जाती है, उस जो रोज विद्यालय आती जाती थी शिवानी, उसे शिवानी अचानक के सामने पड़ जाती है। और दोनों शूटर उस लड़की को रोकने के बाद एक के बाद एक 3 गोलियां मारते हैं और 3 गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में शिवानी वर्मा का कोई लेना देना होता ही नहीं है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है कि एक लड़की जो DM बनना चाहती थी, पढ़ने में होशियार होती है, UPSC की तैयारी कर रही थी, उसको बेवजह मौत मिल जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ये भी यहाँ पर एक कहावत बिल्कुल सिद्ध होती है, साफ होती है कि मारने वाला भी ऊपर वाला है और बचाने वाला भी ऊपर वाला है। उस शिक्षिका की किस्मत कितनी अच्छी थी कि उसने अचानक ही CL यानी कि छुट्टी ले ली, और दूसरी शिक्षिका की किस्मत इतनी खराब थी कि वो शूटरों के सामने अचानक पड़ जाती है और मारी जाती है।